Hey everyone, welcome back to @Dr. Study. Guys, this is मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द अनेकांतवाद के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोग ने बात कर लिया है परमाणुवाद आदि के बारे में, जिसमें हम लोग ने उसके प्रणेता के बारे में देखा कि किसने उसके बारे में बताया है, उसके मुख्य बिंदु अर्थात उसके विषय क्या है एंड उसके आयुर्वेद में क्या महत्व है। उसी के अनुसार आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे कि अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया है, इसके बाद अनेकांतवाद किस विषय में बात करता है और इसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, क्यों हम आयुर्वेद में इसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो किसने वर्णित किया है, जैन दर्शन ने वर्णित किया है। अर्थात जैन दर्शन ने अपने दर्शन में क्या किया है, अनेकांतवाद के बारे में वर्णित किया है, उसके बारे में बताया है। अब अनेकांतवाद के मुख्य बिंदु अर्थात उसके विषय की बात करते हैं कि इसमें क्या इसके विषय हैं, क्या बताता है अनेकांतवाद। तो जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है अर्थात अनंत पहलू है। जो जैन दर्शन है वो क्या बोलता है कि ये जो संसार है उसमें बहुत सारी वस्तु हैं और बहुत सारी वस्तुओं के बहुत सारे क्या है, धर्म है अर्थात पहलू है। मतलब यह बोलता है कि अनंत धर्मकम वस्तु, मतलब कि हर एक वस्तु के ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पहलू है, उसके भी अनंत पहलू देखने को मिलते हैं। ऐसा कौन बोलता है, जैन दर्शन। अब जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो मेन पक्ष इसने बताए हैं, जिसमें आता है कि एक नित्य पक्ष होता है और दूसरा होता है अनित्य पक्ष। इसके अनुसार अनेक वस्तुओं के क्या होते हैं, अनेक गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, नित्य पक्ष के अनेक अलग गुण रहेंगे, अनित्य पक्ष के अलग गुण। तो इसके अनुसार वस्तुओं में भी अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं, ऐसा कौन बोलता है, जैन दर्शन। बात करते हैं इसके नित्य और अनित्य पक्ष में क्या डिफरेंस है। तो जो नित्य पक्ष है, नाम से पता चल रहा है कि हमेशा वो क्या रहेगा, वस्तु के साथ लगा रहेगा, इसलिए ये कैसा होता है, स्थायी होता है। वहीं पे जो अनित्य पक्ष है वो अस्थायी रहता है। जो नित्य पक्ष है ये क्या है, वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहता है, वहीं पे निरंतर ये क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जो अनित्य पक्ष है वो चेंज होते रहता है, लेकिन जो नित्य पक्ष है हमेशा उसी फॉर्म में क्या रहता है, वस्तु में प्रेजेंट रहता है। जो नित्य पक्ष है ये वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है नित्य पक्ष। वहीं पे जो अनित्य पक्ष है वो हमेशा वस्तु में रहते ही नहीं, तो कभी पाए जाते हैं कभी नहीं पाए जाते हैं। नित्य पक्ष को हम लोग किसी भी वस्तु के आवश्यक गुण कहते हैं, वहीं पे अनित्य पक्ष को हम लोग उसके परिवर्तनशील गुण कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष में डिफरेंस। उदाहरण की बात करते हैं, जो आत्मा है उसमें क्या है, चैतन्य जो है ये आवश्यक गुण है, मतलब कि चैतन्य क्या हो गया, ये नित्य पक्ष हो गया। क्योंकि अगर कहीं पे आत्मा है तो वहां पे पक्का क्या रहेगा, चेतनता रहेगी। लेकिन वहीं पे जब हम बात करेंगे सुख, दुख, इच्छा और द्वेष, तो ये सब क्या है, परिवर्तनशील गुण है, क्योंकि ये कभी कभी चेंज होते रहते हैं। कभी क्या रहेगा उस चेतन इंसान में या चेतन व्यक्ति में, कभी वो सुखी रहेगा तो कभी वो दुखी रहेगा, तो कभी उसमें मोह रहेगा, कभी द्वेष रहेगा, तो ये क्या होते रहे, चेंज होते रहते। इसी कारण ये किसमें आ जाते हैं, अनित्य पक्ष में। और जो चीज हमेशा उसमें विद्यमान रहती है, दैट इज द आत्मा में क्या रहेगी, हमेशा चेतना रहेगी, इसी कारण से वो किसमें आ जाएगा, नित्य पक्ष में। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट पक्ष देखने को मिलता है, किसमें, अनेकांतवाद में। कौन कौन से, नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष। अब अनेकांतवाद के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं कि इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू होते हैं और जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है, लिमिटेड है और मनुष्य इतना समय नहीं दे सकता कि किसी एक ही वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान कर पाए। और वस्तुएं कितनी ही असंख्य है पूरे संसार में, तो सभी का संपूर्ण ज्ञान करना ये मनुष्य के लिए लगभग क्या है, असंभव है। ऐसा कौन बोलता है, जैन दर्शन। अब क्या बोला गया है कि मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं का ज्ञान कर सकता है या फिर उसको जान सकता है। केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे पहलुओं का ज्ञान पा सकते हैं। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण और सभी परिवर्तनशील गुण को नहीं जानते, तब तक हम वस्तुओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं कर पाते या फिर संपूर्ण ज्ञान हमें नहीं होता। क्योंकि दो पहलू हैं, उसमें भी नित्य पक्ष तो हम आसानी से जान सकते हैं क्योंकि हमेशा रहता है, लेकिन जो अनित्य पक्ष है वो बार बार चेंज होता रहता है। तो संपूर्ण ज्ञान कर पाने के लिए दोनों पक्षों का पूरा ज्ञान हमें होना जरूरी है। अब ये जो संपूर्ण ज्ञान है उसका प्राप्त करना मनुष्य के लिए असंभव है, अतः मनुष्य का ज्ञान क्या है, आंशिक है। मतलब कि मनुष्य को क्या है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है किसी भी विषय का, क्या है, कुछ पार्शियल नॉलेज बस देखने को मिलता है, अर्थात कि अधूरा ज्ञान है। इसी को हम लोग
स्यादवाद के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो स्यादवाद जब देखेंगे तो उसमें इसमें बताया गया है कि स्यादवाद क्या बताता है कि जो हमारा ज्ञान है वो आंशिक है, इसलिए हम किसी चीज को भी कंफर्मेटरी नहीं बोल सकते, उसमें हम लोग स्याद लगाकर बोल सकते कि स्याद ये चीज सही है या फिर स्याद। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जैन दर्शन का एक और सिद्धांत है यहाँ पे स्यादवाद, जो कि अनेकांतवाद के लिए जो स्यादवाद है ये क्या है, पृष्ठभूमि है, क्योंकि स्याद भी क्या करता है, अनेकांतवाद की तरह ही बहुत सारे पहलुओं को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्यादवाद है उसके अंतर्गत हम इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि अनेकांतवाद किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है उस एक दूसरे के लिए पृष्ठभूमि तो है, लेकिन दोनों में क्या है, थोड़ा सा अंतर भी है। जो अनेकांतवाद है ये तत्व शास्त्र से संबंधित है और जो स्यादवाद है वो प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। अनेकांतवाद किस पे बात करता है, तत्व ज्ञान पे बात करता है, वहीं पे जो स्यादवाद है वो प्रमाण पे बात करता है। तो किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा जो निर्णय है सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे स्याद जोड़ देने से वह उचित प्रतीत होगा। क्या बोला है कि जो भी चीज हम बताते हैं वो पक्का क्या है, कंफर्म नहीं रहता या फिर एकदम सही नहीं रहता है, इसीलिए हम जब भी कुछ बोलते हैं तो उसको बोलने से पहले उसके आगे क्या जोड़ना चाहिए, स्याद जोड़ने से वो उचित प्रयोग। जैसे कि स्याद, यह टेबल पीले रंग का है, यहाँ पे जो स्याद है वो सृष्टि अव्यक्त से निर्माण हुई है इत्यादि। मतलब कि हम लोग जब टेबल देख रहे हैं तो पीले रंग का बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं किसी कोने पे उसका कलर न लगा हो, पीला ना हो, कहीं पे सफेद हो या फिर कहीं पे ब्लैक हो। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते, कंफर्मली नहीं बोल सकते कि वो टोटली क्या है, पीला है। हो सकता है सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहीं पे वो पीला ना हो। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज है वो क्या है, पार्शियल नॉलेज है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो वहां पे क्या लगाना चाहिए, स्याद लगाकर बोलना चाहिए, तभी वो क्या होगा, उचित प्रतीत होगा या फिर सत्य प्रतीत होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यादवाद कहते हैं। आगे हम अनेकांतवाद के एक उदाहरण की बात करते हैं कि अगर एक हाथी है, ठीक है, अगर एक हाथी है और उसके आगे पीछे 5-6 बच्चे जो हैं वो अंधे हैं, उनको खड़ा किया जाए तो जो व्यक्ति क्या करेगा, उसके सूंड को पकड़ेगा, उसको हाथी किस प्रकार का समझ में आएगा कि वो सांप के आकार का है हाथी। लेकिन वहीं पे जो इसके दांत को पकड़ेगा उसे क्या लगेगा कि जो हाथी है वो भाला के आकार का है। एंड जो इसके कान को पकड़ेगा वो क्या समझेगा कि जो हाथी है वो कैसा है, पंखे के आकार का है। एंड जो इसके पूरे शरीर को छुएगा उसको लगेगा कि हाथी क्या है, दीवार के आकार का है। एंड जो पैर को इसके टच करेगा उसको क्या लगेगा कि ये वृक्ष के तने के आकार का है। एंड जो इसके पूंछ को अर्थात कि इसके टेल को टच करेगा उसको क्या लगेगा कि हाथी जो है रस्सी के आकार का है। मतलब कि जो अंधा है जब वो डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट पार्ट्स को टच कर रहा है तो उसको डिफरेंट ज्ञान हो रहा है। मतलब कि सबको कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, सिर्फ आंशिक ज्ञान हो पा रहे हैं। इसी तरह क्या बोला गया है कि जो भी वस्तु हम लोग जिसके विषय में हम बात करते हैं जरूरी नहीं कि हमें उसका क्या है, कंप्लीट नॉलेज हो सकता है वो हमारे लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और हो। जैसे बात करते हैं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि 6 और 9 में कंफ्यूजन रहता है, अगर दूसरे सिरे से देखा जाए तो वो 6 कंसिडर होगा और उसके अपोजिट सिरे से देखा जाए तो 9। यहाँ पे ज्ञान दोनों का सही है, लेकिन क्या है, आंशिक ज्ञान होने के कारण दोनों को एक दूसरे कैसे लगते हैं, विपक्षी लगते हैं। इसी को हम लोग अनेकांतवाद के द्वारा समझाते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद में अनेकांतवाद का क्या महत्व है। तो आयुर्वेद में दोषों के विभिन्न गुण बताए गए हैं और इनमें से एक प्रमुख गुण बताए गए हैं, जैसे कि वात के रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल, ये गुण बताए गए हैं। तो जो चल है उसको वात का मुख्य गुण माना गया, अतः इससे स्वरूप गुण कह सकते हैं। हम लोग ने देखा कि 2 तरह के गुण होते हैं, एक स्वरूप गुण जिसको आवश्यक गुण भी कहते हैं जो कि नित्य होता है, और दूसरा क्या होता है वहां पे अनित्य गुण जिसमें रुक्ष, लघु, शीत आ सकते हैं। लेकिन जो चल गुण है वो किसमें, वायु में कंपलसरी पाया जाता है। मतलब कि जहां पे भी वायु रहेगा वहां पे चल गुण देखने को मिलेगा ही, इसलिए हम चल को क्या बोलेंगे, उसका स्वरूप गुण या फिर आवश्यक गुण बोलेंगे, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है किसका, वात का। नेक्स्ट आता है दैट इज द चरक संहिता में वर्णित जो विविध संभाषाएं हैं वो अनेकांतवाद और स्यादवाद के ही उदाहरण हैं। क्योंकि संहिताओं में हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट जो आचार्य हैं उन्होंने एक ही विषय के लिए अलग अलग चीजें बताई हैं। जैसे कोई क्या कहता है कि संधि की संख्या अलग है तो कोई अलग संख्या बताता है संधि की। तो इस तरह से क्या है,
विविध संभाषाएं भी हमें देखने को मिलती है, जो भी क्या करता है, अनेकांत और स्यादवाद को ही उल्लेखित करता है। तो इस तरह से हमें आयुर्वेद में भी अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद का उल्लेख या फिर विवरण देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा जो अनेकांतवाद टॉपिक है वो संपन्न होता है। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।